नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग पढ़ते हैं oogenesis। इसके पहले स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग पढ़ चुके और oogenesis पढ़ते समय स्पर्मेटोजेनेसिस के कंपैरेटिव देखते चलेंगे जिससे क्लियर हो जाए। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोगों ने देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है वो टेस्टिस में होती है। टेस्टिस में जो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके अंदर इनर लाइनिंग जो होती है वो जर्मिनल जर्म सेल्स होती हैं, इसको स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। और वो स्पर्मेटोगोनिया इस मैच्योर होकर के स्पर्मेटिड बनाती थी। फिर स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन होता था या स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होता था तो स्पर्म बनते थे। प्रोसेस जो है वो उसी तरह से यहाँ भी है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज, 3 फेज में पूरा होता है। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज और तीसरा है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज जिसको हम लोग कहते हैं मियाटिक फेज भी। मियाटिक फेज 3 फेज में वहां पूरा होता था। उसी तरह से 3 फेज में oogenesis भी पूरा होगा। oogenesis पढ़ने से पहले जरा सा हम लोग ओवरी का स्ट्रक्चर देख लें, अच्छा रहेगा, आगे समझने में देखेंगे। ये ओवरी जो है, जब उसका हम स्ट्रक्चरल टीएस देखेंगे तो देखेंगे सबसे आउटर वॉल जो होती है इसकी जर्मिनल एपिथेलियम की होती है। क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि आउटर वॉल ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम की होती है। इसके नीचे एक और वॉल होती है, इसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। देखिए ये एक और वाला है, इसको कहेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके बाद इंटरनल जो पार्ट था उसको हम लोग स्टोमा कहते थे। ये सारा का सारा पार्ट हमारा स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा। अब स्टोमा के 2 पार्ट थे। आउटर को हम कार्टेक्स कहते थे, इनर को मेडुला। ये आउटर वाला पार्ट जो है वो हमारा कार्टेक्स है। कार्टेक्स, जब आप ओवरी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आएगा, ये है मेडुला और ये आपका हिलम है जहां से अटैच होता है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था। मेडुला में ब्लड वेसल्स, यहां से ब्लड वेसल्स रहती हैं जो ब्लड की सप्लाई करती हैं। कार्टेक्स रीजन में जो आउटर पोर्शन होता है वहां पर हमारी फॉलिकल्स होती हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होती हैं। यहाँ से फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है जो ग्रेफियन फॉलिकल्स बनाती है। ये द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी, ये हम लोगों ने पढ़ा है। और उसके बाद सेम स्थिति, जो फॉलिकल्स बनती हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स से, वो डेवलप होकर के ग्राफियन फॉलिकल्स बनाएंगी और ग्राफियन फॉलिकल्स से सेकेंडरी oocyte रैप्चर होकर निकलेगा बाहर इस दीवार से और उसको ओवल्यूशन कहेंगे। सेकेंडरी oocyte निकलने के बाद फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, देन ओवा फॉर्मेशन होगा और सिनगेमी होगी, फर्दर डेवलपमेंट होगा। तो oogenesis में हम देखेंगे कि जो ओवरी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं, स्टार्टिंग में ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स के रूप में होती है, वो जो डेवलप करके ग्राफियन फॉलिकल्स बनाएगी। ये ओवरी में इसका फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन होता है। ये जो मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज है oogenesis में, ये दोनों फीमेल के केस में, जिस तरह से हम लोगों ने मेल के केस में पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, उस तरह से उतना सिंपल नहीं है। oogenesis थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और ये oogenesis का जो कॉम्प्लेक्स है इसको थोड़ा सा समझने की हम लोगों को जरूरत है। इसमें ये 2 फेज जो होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज
और ग्रो फेज, और कुछ पार्ट आपका मेचुरेशन फेज, ये बिफोर बर्थ हो जाता है। फीमेल का जब बर्थ होता है, जन्म से पहले ही ये तीनों डेवलपमेंट प्रोसेस हो जाते हैं। इसके oogenesis के तीनों प्रोसेस, 2 प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। मेचुरेशन का एक पार्ट ये बर्थ से पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाता है। अब आप समझिए कि oogenesis की प्रोसेस फीमेल के केस में एम्ब्रियोनिक में ही शुरू हो जाती है। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, फीमेल डेवलपमेंट स्टेज में होता है, उसी समय इसका oogenesis का प्रोसेस चलता है और जन्म के बाद चलता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में जाकर के oogenesis की पूरी प्रोसेस पूरा होती है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। देन तो जैसे हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था कि प्यूबर्टी में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, लेकिन oogenesis में ऐसा नहीं होता है। oogenesis में ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन पर ग्रोथ फेज, ये दोनों फेज जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाती हैं, और मेचुरेशन का भी एक पार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज जन्म के बाद होता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस समय बर्थ होती है फीमेल की, उसकी पेयर ओवरी होती है, लेफ्ट राइट साइड में ओवरी होती है, और एक ओवरी में 2 मिलियन प्राइमरी oocytes होते हैं। 2 मिलियन प्राइमरी oocytes होते हैं, जिसको हम प्राइमर्डियल फॉलिकल्स भी कहते हैं। ये जन्म के समय होता है। कितने होते हैं? 2 मिलियंस। ध्यान से इसको देखिएगा ये आंकड़ा। देयर आर 2 मिलियंस प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, या इसको हम प्राइमरी oocyte भी कहेंगे, प्राइमरी oocyte भी कहेंगे, ये प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। एक इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अभी हम एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं पढ़ा रहे हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज थोड़ा सा भी हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम जन्म से इधर देख लें। जिस समय बर्थ होगी किसी फीमेल की, उस समय उसकी पेयर ओवरी होगी, और एक ओवरी में 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, या इसको हम प्राइमरी oocyte कहेंगे, प्रेजेंट होती है ईच ओवरी में। एक तो डाटा ये ध्यान रखें हमें जरूरत। उसके बाद बर्थ के आफ्टर बर्थ, प्यूबर्टी स्टेज आने तक, बर्थ से प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब फर्स्ट मेनॉर्च, फर्स्ट इम्यूनिस्टर साइकिल जब स्टार्ट होती है, इसको आप 10 मान सकते हैं, 11 या 11 वर्ष मान सकते हैं, या किसी किसी केस में 9 वर्ष भी मान सकते हैं। जब फर्स्ट मेनॉर्च होगा, फर्स्ट इम्यूनिस्टर साइकिल होगी फीमेल की, तब तक जन्म से ये समय करीब 10-11 कुछ भी पकड़ सकते हैं, भिन्न भिन्न होता है, 9 भी हो जाता कभी कभी। तो ये प्यूबर्टी तक आने आते, प्यूबर्टी में ही इम्यूनिस्टर साइकिल होगी, फर्स्ट मेनॉर्च होगा, यहाँ तक आते आते ये जो 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स थी, ये डीजेनरेट होकर के केवल 60/80,000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, या उसको कहिए प्राइमरी oocyte ही बचती हैं, बकिया डीजेनरेट हो जाती हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फॉलिकुलर अट्रेसिया। ध्यान से देखिएगा इसको, फॉलिकुलर अट्रेसिया इस प्रोसेस को कहते हैं। फॉलिकुलर अट्रेसिया, ATRESIA, ये फॉलिकुलर अट्रेसिया कहते हैं। ये डीजेनरेट हो जाती है, यानी 2 मिलियन से अब प्यूबर्टी आते आते केवल 60,000-80,000 बचती हैं, बकिया 1-1.25 लाख के लगभग जो प्राइमर्डियल फॉलिकल्स हैं या प्राइमरी oocytes हैं, ये अपने आप डीजेनरेट हो जाती हैं। इसको कहेंगे, इस प्रोसेस को, इसकी डीजेनरेटिव प्रोसेस को क्या कहेंगे? फॉलिकुलर अट्रेसिया। यानी एक प्रकार के समझिए ये एपोप्टोसिस है। आप लोग सेल डिवीजन के समय एक शब्द पढ़े होंगे एपोप्टोसिस, और दूसरा होता है नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस, APOPTASIS, एपोप्टोसिस, TOSIS, POPTOSIS,
एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस, इसी का अपोजिट शब्द है नेक्रोसिस, NECROSIS, नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब सेल की डेथ होगी, प्रोग्राम डेथ है, उसका डेथ होना डिसाइड था, प्रोग्राम है उसका मर जाना। लेकिन नेक्रोसिस में डेथ तो सेल की होती है लेकिन प्रोग्राम डेथ नहीं है, ट्रेंडम में एक्सीडेंटल डेथ होती है समय से पहले। इसका प्रोग्राम ही होता है, प्रोग्राम डेथ होती है इसको, इसीलिए इसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। वही होती है फॉलिकुलर अट्रेसिया। 60 to 80,000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बचती हैं किसमें? इस ओवरी में। आफ्टर बर्थ टिल प्यूबर्टी, ये दो चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। पहला, एट द टाइम ऑफ बर्थ, फीमेल के केस में ईच ओवरी कंटेन्स 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स या प्राइमरी oocytes, बट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बिटवीन 9 या 10 ईयर्स ये जितनी की जितनी 2 मिलियन थी सब डीजनरेट होंगी। केवल 60 से लेकर के 80,000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स या प्राइमरी oocyte बचती हैं, बाकी सब डीजनरेट हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम कहेंगे फॉलिकुलर अट्रेसिया या एपोप्टोसिस। ये समझ में आ गया होगा। अब जो हम जिस फॉलिकल्स ओवरी की बात कर रहे हैं, इसमें 60 to 80,000 प्राइमरी oocytes या प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं। यही डेवलप करके ग्राफियन फॉलिकल्स बनाएंगी प्यूबर्टी के समय। यही इसी प्रोसेस को हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो 60 to 80,000 फॉलिकल्स पर ईच ओवरी हैं, ये कैसे डेवलप करके ग्राफियन फॉलिकल्स बनेंगी और कैसे से उसमें से प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte में बदलेगा। इस प्रोसेस को हम पहले समझ लेते हैं, फिर मैच्योरेशन फेज, ग्रोथ फेज जो एम्ब्रियनिक स्टेज में चल रही है उसको इसके बाद हम समझते हैं। क्यों? क्योंकि इसको दो पार्ट में हम लोग समझ रहे हैं। कुछ पार्ट oogenesis का एम्ब्रियनिक स्टेज में होती है, एम्ब्रियो के समय, बर्थ से पहले, और कुछ प्रोसेस ऐसे होती हैं आफ्टर बर्थ। तो सबसे पहले हम लोग आफ्टर बर्थ पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं oogenesis में। इसके बाद हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में देख लेंगे। अब हम आते हैं कि ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। बर्थ के बाद हम चल रहे हैं, ये 60 to 80,000 जो हमारे फॉलिकल्स बचे हुए हैं, इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, यानी मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज का ही एक पार्ट जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो गया है। अब हम देखते हैं इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। देखें, ये हमारा ग्राफियन क्या होता है? इट इज फॉर्मेशन ऑफ मैच्योरेशन ऑफ ओवा। oogenesis क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मैच्योरेशन ऑफ ओवा। उसके बाद क्या है? ये ग्राफियन फॉलिकल्स में शुरू होती है ओवा का फॉर्मेशन। और देखें आप, oogenesis इनिशिएट एम्ब्रियोनिक स्टेज when millions of the ex mother cells oogonia are formed within the ovary। ये इसको हम थोड़ा लेट में पढ़ेंगे अभी। No more oogonia are formed आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद कोई नई oogonia नहीं बनेगी। इसको अभी हम लोग आगे क्लियर कर लेते हैं। oogonia ये मल्टीप्लीकेशन फेज अभी हम बाद में देखते हैं इसको। अब आप देखें इसमें डेवलपमेंट फॉलिकल्स में देखेंगे, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं जिसके अंदर प्राइमरी oocyte है। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं, इसमें प्राइमरी oocyte है। ऊपर जो है वो हल्की सी एक लेयर होती है, इसको हम कहेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। अब ये मैच्योर होगी, प्यूबर्टी में आने के बाद ये मैच्योर होगी। अब हम चल रहे हैं किसमें? इसके मैच्योरेशन स्टेज में क्या क्या होता है? प्राइमोर्डियल जो फॉलिकल्स है ये मैच्योर करेगी, ये मैच्योर फॉलिकल्स में बदलेगी, यानी इसके ऊपर ये
प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेनुलेसा की लेयर इसको कवर्ड करेगी, धीरे धीरे ग्रेनुलेसा एक प्रकार की सेल है, इस लेयर को कवर करेंगी। अब ये जो प्राइमोर्डियल फॉल्किस था, अब ये मेच्योर या अर्ली प्राइमरी फॉल्किस में चेंज हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? प्राइमोर्डियल फॉल्किस से स्टार्ट हुआ, चेंजेस क्या हुए? इसमें दो तरह के चेंजेस होंगे। एक तो ग्रेनुलोसा लेयर से चारों तरफ से इसमें लेयरिंग होगी, और उसके बाद इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte है, इसका जो न्यूक्लियस है, इसका डिवाइड होगी। अब ये स्टेज जो होती है प्राइमरी oocyte की, ये मियोसिस डिवीजन होती है। मियोसिस डिवीजन फर्स्ट फेज डिप्लोटीन स्टेज में रहती है। इसका जो न्यूक्लियस होता है प्राइमरी oocyte का, मियोटिक फर्स्ट का प्रोफेज का डिप्लोटीन स्टेज में रहती है, क्योंकि इसका मियोटिक फर्स्ट तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो गई है। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज दोनों एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो गया। मैच्योरेशन फेज भी प्रारंभ हो गया। मैच्योरेशन फेज में मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन में दो तरह के डिवीजन होते हैं, एक मियोटिक फर्स्ट, एक मियोटिक सेकेंड। मियोटिक फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज फर्स्ट होते हैं। ये प्रोफेज फर्स्ट मियोटिक का, जिसमें डिप्लोटीन एक स्टेज होती है, उसी में प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाती है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बर्थ होगी तो इस अरेस्ट स्टेज में रहेगी। अभी मियोटिक डिवीजन नहीं हुआ है, मियोटिक फर्स्ट डिवीजन ही नहीं हुआ है, प्रोफेज में ही अरेस्ट हो गई है। इसलिए ये जो प्राइमरी oocyte है, ये क्या है? ये डिप्लॉयड है, क्योंकि अभी मियोटिक पूरी नहीं हुई, इसका न्यूक्लियस अभी डिवाइड नहीं हुआ है, अभी हेप्लॉयड स्टेज नहीं है। इसलिए प्राइमरी oocyte जो होती है वो डिप्लॉयड सेल है। इसमें प्रोफेज फर्स्ट में ही अरेस्ट है। अब ये जो प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट है, ये आगे इसका भी डेवलपमेंट शुरू होगा, यानी मियोसिस का प्रोसेस पूरा होगा। ये प्राइमरी फॉल्किस जो है वो सेकेंडरी फॉल्किस में आएगी। सेकेंडरी फॉल्किस में जैसे आएगी तो इसका डिवीजन पूरा हो जाएगा, और इसकी ओर चारों ओर ग्रेनुलेसा की लेयर हो जाएगी। ग्रेनुलेसा की लेयर जो चढ़ रही है प्राइमरी oocyte के ऊपर, ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करती है। दो हार्मोन ग्रेनुलेसा सेक्रीट करती है, दो हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये आपको समझिए हार्मोनल सेक्रीशन का काम कर रही है ग्रेनुलेसा, जो फॉल्किस के ऊपर चढ़ रही है। अब ये जो डेवलपमेंट हो रहा है फॉल्किस का, प्राइमोर्डियल से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी फॉल्किस जो बदल रही है, इसमें जो है वो दो हार्मोन काम कर रहे हैं, FSH और LH। दो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रीट हो रहे हैं। जो FS है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके जो फॉलिकल से डेवलपमेंट हो रहा है, इसको स्टिमुलेट कर रहा है। अगर ये हार्मोन नहीं निकलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो इसका फॉलिकल्स का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा। इसलिए FSH जो है, इसके जो डेवलपमेंट के प्रोसेस है, प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स बदलेगी, सेकेंडरी पोर्सियस टर्सरी पोर्सियस बदलेगी, फिर टर्सरी पोर्सियस से रैप्चर होगा, उसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करेगा। ये कहां से आ रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है। तो इसलिए एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन यहां काम कर रहे हैं, FSH और LH। FSH जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ये फॉलिकल के डेवलपमेंट में काम कर रहा है, और जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसके रैप्चर में काम कर रहा है। जिससे ये फॉलिकल जब रैप्चर होगी, मैच्योर हो जाएगा इसमें से सेकेंडरी oocyte, तो बाहर निकलेगा, उस समय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, फॉलिकल्स का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ेगा, फॉलिकल्स डेवलपमेंट करेगी, और एट द लास्ट जब ग्राफियन फॉलिकल्स रैप्चर की स्थिति में आएगी, यानी ओवोल्यूशन की स्थिति आएगी, तो LH जो है हाई हो जाता है। जब हाई होगा तभी ये रैप्चर होकर के उसमें सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगी, ओवरी की कॉर्टेक्स लेवल्स। ये हमारा फॉलिकल्स का डेवलपमेंट में दोनों हार्मोन काम करते हैं। कौन से हार्मोन? FSH और LH। कहाँ से आते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो हाइपोथैलेमस इसको स्टिमुलेट करता है, तब ये हार्मोन निकलते हैं। यानी oogenesis में करीब 4 हार्मोन काम कर रहे हैं। एक होता है FSH, दूसरा होता है LH।
उसके बाद जो जो हमारा ग्रेनुलोसा की लेयर है, ये 2 हार्मोन और बना रही है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसी का डेवलपमेंट जैसे शुरू हो रहा है, उसी तरह से प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस में एंडोमेट्रियम लेयर्स का भी सेक्रेशन, वहां भी डेवलपमेंट शुरू हो गया है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दोनों भी काम कर रहे हैं, 4 हार्मोन मिलकर काम कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि फॉलिकल का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। देखेंगे इधर, ईच प्राइमरी oocyte गेट्स सराउंडेड बाय ए ग्रेनुलोसा सेल्स, इसको कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। ग्रेनुलेसा सेल से ये जो हमारी है ईच प्राइमरी oocytes, प्राइमरी oocyte कहिए या प्राइमोडियल फॉलिकल्स कहिए, यहाँ पे स्टार्ट है। देखिए जो खींचा गया गोला यहाँ पे ये है, इसके चारों ओर ग्रेनुलेसा की लेयर होगी, इसको हम, और इसका जो न्यूक्लियस है, ये जो मियोटिक डिवीजन अधूरा था, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अब पूरा हो रहा है, इसका डिवीजन भी शुरू हो गया। यानी डिप्लोटीन से आगे डाइकाइनेसिस, मेटाफेस फर्स्ट, एनाफेस फर्स्ट, टेलोफेस फर्स्ट, ये सब जाएंगे। साथ ही साथ यानी इसकी साइज भी बढ़ रही है ग्रेनुलोसा लेयर से, साथ ही साथ उसका न्यूक्लियस का डिवीजन भी स्टार्ट हो गया। ये हो गया हमारा प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमोडियल फॉलिकल्स किसमें बदल गई? प्राइमोडियल फॉलिकल्स में इसकी साइज बढ़ गई, न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। उसके बाद क्या होगा? ये प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदलेगी, फॉलिकुलर सेल्स, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदल रही है, प्राइमरी oocyte है यहाँ। अब इसमें देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल्स बदलेगा सेकेंडरी फॉलिकल्स में, सेकेंडरी बदलेगा टर्शियरी में। प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या होगा? प्राइमोडियल सेल्स प्राइमरी फॉलिकल्स में बदलेगा। चेंजेस क्या होंगे? ग्रेनुलोसा की लेयर होगी और न्यूक्लियस जो है डिवीजन, जो मियोटिक फर्स्ट डिवीजन थी, ये पूरा हो जा। सेकेंडरी आते आते मियोटिक डिवीजन पूरी हो जाएगी, ग्रेनुलोसा की लेयर चारों तरफ से कंप्लीट कर देगी। अब यहाँ सेकेंडरी oocyte बन गया। सेकेंडरी फॉलिकल्स में जो प्राइमरी oocyte था, अब सेकेंडरी oocyte हो गया, क्योंकि मियोटिक फर्स्ट डिवीजन पूरा हो गया। अब यहाँ से मियोटिक सेकेंड डिवीजन शुरू होगा। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या हो गई? हमारी हैप्लॉइड हो गई। क्यों? क्योंकि मियोटिक डिवीजन यहाँ पूरा हो गया, 2 सेल बन गई। ध्यान रख देने की जरूरत है, वो जेनेसिस में मियोटिक डिवीजन होगी, तो जब 2 सेल बनेगी तो सेल न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाएगा तो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होगा वो अनइक्वल होगा। एक सेल एक न्यूक्लियस के साथ पूरा का पूरे साइटोप्लाज्म आ जाएगा, दूसरे न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म आएगा ही नहीं, अगर आएगा तो बहुत लीस्ट अमाउंट में आएगा, इसलिए इसको पोलर बॉडी कहेंगे, और दूसरे को हम फंक्शनल सेल कह देंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा नहीं होता था। स्पर्मेटोजेनेसिस जब मियोसिस होती थी तो 2 सेल बनती थी, यहाँ पे 2 सेल नहीं बन रही है, 1 सेल बन रही है, क्योंकि साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन हो रहा है वो अनइक्वल हो रहा है। एक पोलर बॉडी हो गई, 1 सेल हो जाती है, पोलर बॉडी डीजेनरेट हो जाती है, केवल 1 सेल एक्टिव होती है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में ये भी अंतर है। इसलिए यहाँ न्यूक्लियस जब डिवाइड हुआ सेकेंडरी oocyte में, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पूरा हुआ, तो 1 सेल है, दूसरी जो है वो पोलर बॉडी थी, वो डीजेनरेट हो गई इसी में, इसलिए एक ही न्यूक्लियस यहाँ दिखाई दे रहा है, एक ही सेल है। तो सेकेंडरी फॉलिकल्स में आते आते न्यूक्लियस मियोटिक फर्स्ट डिवीजन पूरा हो गया, अब सेकेंडरी oocyte हो गई, अब ये सेट हैप्लॉइड हो गई। अब यहाँ से टर्शियरी oocyte में, जैसे टर्शियरी फॉलिकल्स में जैसे जाएगा, मियोटिक सेकेंड डिवीजन शुरू हो जाएगी। टर्शियरी oocyte आते आते ग्रेनुलोसा की लेयर और लंबी मोटी हो जाएगी। टर्शियरी oocyte, टर्शियरी फॉलिकल सेल में मियोटिक फर्स्ट डिवीजन शुरू हो जाएगी, यानी मेटाफेज। मियोटिक सेकेंड का, अब देखो मियोटिक फेज आप जानते होंगे, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड सिंपली माइटोटिक होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सेल डिवाइड हो जाती है सिंपली। मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शन होगा, मियोटिक सेकेंड में सिंपली माइटोटिक डिवीजन होती है। यहाँ सिंपली माइटोटिक डिवीजन हुई टर्सरी में, oocyte के अंदर जो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, मेटाफेज में आकर के यहाँ अरेस्ट हो गया, मेटाफेज के आगे नहीं बढ़ेगा। टर्शियरी फॉलिकल्स में
मेटाफेज तक न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद यहाँ अरेस्ट हो जाएगा। देखिए न्यूक्लियस डिवीजन 2 बार अरेस्ट हुआ, एक तो टर्शियरी फॉलिकल्स जब आते आएंगे तो मेटाफेज मियाटिक सेकेंड मेटाफेज में यहाँ अरेस्ट हो गया, और इम्ब्रियोनिक स्टेज में मियाटिक फर्स्ट डिवीजन में प्रोफेज में अरेस्ट हो गया था। यानी बर्थ से पहले ही मियाटिक स्टार्ट हो गई थी, मियाटिक स्टार्ट होकर मियाटिक फर्स्ट के प्रोफेज में अरेस्ट हो गई थी, तब जाकर के फीमेल का बर्थ हुआ था। टेक्निकल चीजें हैं, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। अब ये टर्शियरी फॉलिकल्स में जो oocyte है वो मेटाफेज में अरेस्ट है, हेप्लॉइड स्टेज में। अब यही टर्शियरी फॉलिकल्स मेच्योर होकर के ग्राफियन फॉलिकल्स हो जाएगी। ये ग्राफियन फॉलिकल्स अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ग्राफियन फॉलिकल्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, देखिए इसका एक बार फिर से देख लें, इसका डेवलपमेंट स्टेजेस क्या हैं किसके, ओवेरियन फॉलिकल्स के। अब देखिए ये प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी oocyte है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ग्रेनुलोसा की लेयर चढ़ना शुरू हो गई, ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स सराउंडिंग द प्राइमरी oocyte। फिगर से समझें आप, ये प्राइमरी oocyte है। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदलेगी, प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदलेगी। चेंजेस क्या होंगे, ये ग्रेनुलोसा की लेयर मोटी हो गई, और मोटी हो गई तो ऊपर वाले को सबसे कहेंगे थीका सेल्स, उसके नीचे वाले को कहेंगे ग्रेनुलोसा सेल्स। नीचे हो गई, इसके ऊपर एक थीका सेल आ गई, और इसके अंदर जो है वो ग्रेनुलोसा की एक और लेयर हो गई, कॉर्टिकल ग्रेनुल्स बन गए इसमें, और ज़ोना पेलुसिडा का भी फॉर्मेशन शुरू हो गया इस सेल्स। ये हमारा सेकेंडरी फॉलिकल्स के आउटर स्ट्रक्चर हो गए, और इसका न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो गया, मियाटिक फर्स्ट फेज पूरा डिवाइड हो गया। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल्स में जो न्यूक्लियस है, अब ये प्राइमरी oocyte ना होकर के सेकेंडरी oocyte हो जाएगी, ये हेप्लॉइड हो गई। अब ये सेकेंडरी oocyte टर्शियरी में बदलेगी, तो टर्शियरी में क्या होगा, मियाटिक सेकेंड डिवीजन शुरू होगा, प्रोफेज, और इसके ऊपर डेवलपमेंट क्या होंगे, अंट्रम का फॉर्मेशन होगा, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना बन जाएंगी, और ये जो oocyte है, न्यूक्लियस है, ये ग्रेनुलोसा सेल से कवर हो जाएगी, और ये जो है मियाटिक फर्स्ट में अरेस्ट हो जाएगी। अब यही टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज हो जाएगी। ग्राफियन फॉलिकल्स का एक स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो सबसे आउटर लेयर इसका होती है थीका एक्सटर्ना, और उसके बाद का होगा थीका इंटरना, उसके बाद होगी आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद होगी आपका ग्रेनुलोसा का मेम्ब्रेन। यानी आपका ग्राफियन फॉलिकल्स जो होती है उस 4 लेयर से कवर है। सबसे ऊपर थीका एक्सटर्ना, उसके बाद थीका इंटरना, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद ग्रेनुलोसा की लेयर होती है। ये ग्रेनुलोसा की लेयर वही काम कर रही है हार्मोन का सेक्रेशन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। बीच में फ्लूइड होगा जिसको हम फॉलिकुलर फ्लूइड कहेंगे, इसी के बीच में सेकेंडरी oocyte होगा। न्यूक्लियस जो होता है वो मेटाफेज मियोसिस सेकेंड मेटाफेज में अरेस्ट पड़ा है, मियोसिस सेकेंड अभी पूरा नहीं होगा। ये एक ग्राफियन फुल मेच्योर की स्ट्रक्चर है जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल्स कहेंगे। दिस इज द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द फॉलिकल्स in the ovary at the puberty stage. Primary follicles, secondary follicles, tertiary follicles, then Graafian follicles. Graafian follicles का स्ट्रक्चर। अब ये जो है इसमें जो सेकेंडरी oocyte है पड़ा हुआ है, अब ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में हो गया, मियाटिक फर्स्ट डिवीजन पूरा हो गया, मियाटिक सेकेंड डिवीजन मेटाफेज में अरेस्ट है। ये ध्यान देने की बात है, न्यूक्लियर जो डिवीजन हो रहे हैं, जो अरेस्ट हो रहे हैं, ये टेक्निकल चीजें हैं, ये पूछी जाती हैं। ये हमारा जब फॉलिकल्स मैच्योर हो जाएगा तब जाकर के वो ओवेरियन की कॉर्टेक्स की दीवार को तोड़ेगा विद द हेल्प ऑफ LH हार्मोन, रैप्चर होकर के ये सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा, इसको ओव्यूलेशन कहेंगे। और जब बाहर आ जाएगा तो यही सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, एम्पुला रीजन में, एम्पुला में स्पर्म जब आएगा
तो वहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे ही स्पर्म का डीएनए मटेरियल सेकेंडरी oocyte के इसके आउटर मेंबर को बेचते हुए अंदर प्रवेश करेगा, फिर जाकर के ये मियाटिक डिवीजन पूरा कंप्लीट होगी। फिर वहाँ न्यूक्लियस डिवाइड होगा, एक पोलर बॉडी बन जाएगी, वो अनइक्वल डिवीजन में डिजेनरेट हो जाएगी, एक न्यूक्लियस बचेगा, उससे स्पर्म का न्यूक्लियस सूच करेगा, सिनगैमी होगी। अब इसको हम ओवम कहेंगे। वहाँ जब पूरा मियाटिक डिवीजन सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, फिर ओवम बनेगा। यानी ओवम मैंने पहले भी बताया था, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बनता है, सेकेंडरी oocyte ही रहता है। जैसे ही ओवम बनेगा, यानी न्यूक्लियस जैसे डिवाइड होगा, वैसे ही स्पर्म का डीएनए यानी उसका न्यूक्लियर मटेरियल मिल जाएगा, सिनगैमी हो जाएगी, और फिर वो जायगोट हो जाएगा। तो ओवम से जायगोट, जायगोट की स्टेज बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। सेकेंडरी oocyte जैसे ही जायगोट बनेगा, ओवम बनेगा, जब न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, तुरंत फ्यूजन हो जाएगा, वो जायगोट में बदल जाएगा। इसलिए ओवम बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ये ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट का प्रोसेस है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखें आगे, ये हमारा जो है वो ग्राफियन फॉलिकल्स का एक डिटेल स्ट्रक्चर है कंप्लीट, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल्स से ज़्यादा पूछा जाएगा हम लोगों को, आप लोगों को। डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो डीप लेवल का है। ग्राफियन फॉलिकल्स, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज हो गई। अब ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या है, एक बार फिर से देख लें। सबसे बाहरी वाली है थीका स्टर्ना, उसके बाद इसके अंदर लेयर थीका इंटरना, उसके अंदर लेयर है कौन सा, बेसमेंट, उसके अंदर ग्रेनुलोसा की लेयर है, ग्रेनुलोसा सेल्स है, देखिए ग्रेनुलोसा की सेल है, इसलिए 4 लेयर से ग्राफियन फॉलिकल्स कवर है। इसके अंदर कहाँ है, ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte भी कवर है। आउटर जो है कोरोना रेडिएटा, इसके अंदर की एक मेम्ब्रेन है, इसको जोना पेलुसिडा कहेंगे। बीच में न्यूक्लियस यहाँ पड़ा हुआ है। मियाटिक सेकेंड का मेटाफेज फर्स्ट अरेस्ट होकर के यहाँ पड़ा हुआ है, अभी मियाटिक पूरा नहीं हुआ है। ये हमारा हो गया सेकेंडरी oocyte, यही रैप्चर करके बाहर आता है और फिलिपियन ट्यूब में जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फिर जाकर के ओवम में बदलेगा। ये हो गया ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर। ये बीच में फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं ग्राफियन फ्लूइड। ग्राफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर है जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स से बनते हुए ग्राफियन फॉलिकल्स में आया, जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte पड़ा हुआ है। हार्मोन इसमें 2 काम कर रहे हैं, फिर से देख लें। हार्मोन FSH और LH। FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस फॉलिकुल के डेवलपमेंट में स्टिमुलेट कर रहा है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसके ओव्यूलेशन में काम कर रहा है, रैप्चर में इसको बाहर निकालने में काम करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द follicle development and ovulation in the cortex region of ovary। क्लियर हो गई बात। अब देखें, ये हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte है, फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही है, वो डिजेनरेट होगी। सेकेंडरी oocyte retains nutrients rich cytoplasm of primary oocytes। It is known that whether the first polar body divides further or degenerate। ये आपका ग्राफियन फॉलिकल्स हो गई, इसका डेवलपमेंट का प्रोसेस हो गया। कॉर्टेक्स रीजन ओवरी में डेवलपमेंट हो रहा है। आफ्टर बर्थ की बातें अभी हम लोग कर रहे हैं, मैच्योरेशन फेज की, यानी आपका ओवोजेनेसिस फेज 3 फेज में पूरा होती, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। हम मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज जो एम्ब्रियनिक में होती है, एम्ब्रियो के समय बर्थ से पहले हो रही है, उसको हम नहीं देख रहे हैं, हम बर्थ के बाद की स्थिति देख रहे हैं, यानी मैच्योरेशन एक फेज की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा है ओवरी के कॉर्टेक्स में। प्रोसेस आपने समझ गया, हार्मोनल एक्शन समझ गए और इसका ओवल्यूशन समझ गए। अब जब ये रैप्चर होकर के सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ओवल्यूशन। ओवल्यूशन क्या है, व्हेन ग्राफियन फॉलिकल्स रैप्चर सेकेंडरी oocyte केम आउट, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवल्यूशन। इसमें हार्मोन से कौन सा काम करेगा,
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लेकिन डेवलपमेंट में फॉलिकल कौन काम करेगा? FSH हार्मोन। दो हार्मोन यहाँ काम करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ग्रेनुलेसा की लेयर है ये भी दो हार्मोन सेक्रेट करती है, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव कर रही है। वो कौन से हार्मोन है? वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है। ये हो गया हमारा ग्रेफियन फॉलिकल्स के बारे में। oogenesis में टर्शियरी फॉलिकल्स हम लोगों ने बता दिया, ग्रेफियन फॉलिकल्स हो गई, इसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। जोना पेलिसेडा भी बारे में बहुत चर्चा हो गई, सेकेंडरी oocyte के बारे में चर्चा हो गई, और ओवल्यूशन भी हमने बता दिया, ओवल्यूशन क्या होता है इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। ओवल्यूशन मीन्स रैप्चर होकर बाहर निकलना, जोना पेलिसेडा बता दिए, और आपका कोरोना रेडिएटा भी बता दिए। ये हो गया हमारा ग्रेफियन फॉलिकल्स। और देखें आप, ये हो गया हमारा ओवम। ओवम का स्ट्रक्चर है। ओवम कहाँ बनेगा? वो तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगा, जब इसके आउटर की दोनों लेयर कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसेडा ये डिसॉल्व हो जाएंगी, फिर ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका ओवम का, जिसमें न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइड होगा। वहां भी पोलर बॉडी बनेगी, वो भी डिजेनरेट हो जाएंगे, क्योंकि अनइक्वल डिवीजन हो रहा है ना इसमें। अब देखिए जरा सा प्रोसेस कैसे हो रहा है। अब जरा हम आपको दिलाएंगे, याद दिलाएंगे ग्रोथ फेज और मल्टीप्लिकेशन फेज के बारे में। एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियो याद कीजिए, फर्स्ट मंथ का जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाएगा, जैसे ही जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, जाइगोट क्या डेवलपमेंट करेगा? क्लीवेज, मारुला, फिर उसके बाद ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुलेशन होगा, थ्री जर्म लेयर होगी। थ्री जर्म लेयर में एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। मीजोडर्म जो है वो क्या बनाएगी? टेस्टिस और ओवरी। उसी समय डेवलपमेंट के समय सेल्स जो है डिवाइड होंगी ओवरी की, वो करीब 1 से लेकर के 1,500 जर्म सेल्स 1 मंथ डिवीजन में ही शुरू हो जाती हैं, डेवलपमेंट हो जाएंगी। अब आप इसको इस तरह से समझेंगे, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, डेवलपमेंट ऑफ जर्म सेल्स। और कितनी जर्म सेल होंगी? 1 से लेकर के 1,500 तक जर्म सेल्स बन जाती हैं ओवरी में। एक मैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको हल्का सा चर्चा कर रहा हूं। 1 मंथ प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा, उसमें ही 1 से लेकर के 1,500 तक जर्म सेल्स बन जाएंगे। उसके बाद 4 मंथ आते आते यही जो है 1,500, 1 से लेकर के 1,500 जो जर्म सेल्स हैं, इसी में मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अब शुरू हो गया, यानी 1 महीने के बाद 4 महीने तक मल्टीप्लिकेशन होगा। ये जर्म सेल्स डिवाइड होंगी, रैपिडली डिवाइड होंगी, और ये करीब 7 से लेकर के 8 मिलियंस जर्म सेल्स हो जाएंगे। 1 मंथ के बाद से डिवीजन होगा, 4 मंथ एम्ब्रियो तक का डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन फेज। सो मेनी जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड। कितना होगा? 6 से लेकर के 8 मिलियन क्या बनेगी? जर्म सेल बनेगी। पहले कितना था? 1 से लेकर के 1,500 था। अब ये डिवीजन हुआ, मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया, 4 मंथ तक चलेगा एम्ब्रियो के। 4 मंथ तक ये 7 से लेकर के 8, 6 से लेकर के 8 मिलियन जर्म सेल्स, इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। 4 मंथ के बाद 9 मंथ तक, मतलब बिफोर बर्थ, ग्रोथ फेज शुरू हो गई। अब इस ग्रोथ फेज में जो 7-8 मिलियन जर्म सेल हैं, ये सब डिजेनरेट हो जाएंगे, केवल 2 मिलियंस बचेंगे। इसमें से 7 से 8 केवल 2 मिलियंस
बचेंगी जो ग्रोथ फेज में आएंगी। अब ग्रोथ फेज में जब आ जाएंगी तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte। अब आप देखिए, जन्म से पहले 9 मंथ तक ये 2 मिलियन प्राइमरी oocyte तैयार हो गए। अब इसमें मियोटिक डिवीजन शुरू होगा। मियोटिक फर्स्ट जैसे डिवीजन शुरू होगा, प्रोफेज 1 डिप्लोटीन स्टेज आते आते सब अरेस्ट हो जाएगा, कोई आगे डिवीजन नहीं होगा। ये 2 मिलियन जितनी हैं ये वो प्राइमरी oocyte के रूप में जन्म के समय ओवरी में रहेंगी। हमने जन्म के समय 2 लाख प्राइमरी oocyte की चर्चा किया था मैच्योरेशन फेज से। ये एम्ब्रियोनिक फेज में आप फिर से देख लीजिए आप, आफ्टर प्रेगनेंसी 1 मंथ की प्रेगनेंसी जैसे होगी वैसे मीजोडर्म से जो ओवरी बन रही है, भाई एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, इसी से सब चीज सारे पार्ट्स बनेंगे। मीजोडर्मल जो वर्जिन बन रही है वहां से जो ओवरी का स्ट्रक्चर बनेगा, उस ओवरी के स्ट्रक्चर में 1 महीने के प्रेगनेंसी के बाद ही 1 से लेकर के 1,500 तक जर्म सेल बन जाती है। ये 1 महीने की बात हो गई। 1 महीने के बाद 4 या 5 मंथ तक ये जर्म सेल में मल्टीप्लिकेशन होगा। अब oogenesis का पार्ट शुरू हो गया। यहाँ oogenesis पहले पार्ट क्या था, मल्टीप्लिकेशन। अब 1 से 1,500 जो जर्म सेल थी इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो 7 से 1 मिलियन ये जर्म सेल बन जाएंगे, जिसको हम ओगोनियम सेल कहेंगे। अब 4 मंथ के बाद 9 मंथ तक देखिए, 1 से 1 मंथ, देन 1 से 4 मंथ, देन 4 से 9 मंथ, 3 स्टेज हो गई यहां। 9 मंथ यानी बिफोर बर्थ। ये जो 7-8 ओगोनियम बनी हुई थी इसमें से सब की सब डिजेनरेट हो जाएंगी, केवल 2 मिलियंस बचेंगी। वही फॉलिकुलर अट्रेशिया 2 मिलियन जो बनेगी ये सब की सब ग्रोथ फेज में आएंगी। ग्रोथ फेज होगा, ग्रोथ फेज के बाद ये सब की सब मैच्योरेशन फेज में आएंगी। मैच्योरेशन फेज में जैसे मियोटिक फर्स्ट डिवीजन शुरू होगा, मियोटिक फर्स्ट डिवीजन का प्रोफेज का डिप्लोफिनिश स्टेज जैसे आएगी, ये सब अरेस्ट हो जाएंगी, आगे डिवीजन नहीं होगा। फिर बर्थ हो जाएगी। बर्थ के बाद यही 2 मिलियन प्राइमरी oocytes या इसको प्राइमोडियल सेल्स कहेंगे, यही बर्थ के समय आके रहता है, जहां से हम लोगों ने शुरू किया था। ये 2 मिलियन प्यूबर्टी आते आते ये वो 60 to 80,000 बचेंगी, बाकी फिर सब डिजेनरेट कर जाएंगे ड्यू टू फॉलिकुलर अट्रेशिया। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया, यानी oogenesis की प्रोसेस एम्ब्रियो से शुरू होता है और ये प्यूबर्टी में जाके स्टार्ट होता है। और एक चीज ये भी ध्यान देने की जरूरत है, फीमेल अगर प्रेग्नेंट नहीं हो, बच्चे न दे, तो oogenesis का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होता है, इनकम्प्लीट में ही उसकी पूरी लाइफ गुजर जाती है। इसके लिए फर्टिलाइजेशन जरूरी है। हो सकता है कि मिसकैरेज हो या आफ्टर फर्टिलाइजेशन एबॉर्शन हो जाए तो oogenesis प्रोसेस पूरा हो जाएगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद ही oogenesis प्रोसेस पूरा होता है। इसलिए फीमेल के केस में oogenesis कभी कभी पूरा प्रोसेस नहीं पूरा होता है, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस पूरा होगा। ये एक ओवम का स्ट्रक्चर है। आप जान गए होंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मैच्योरेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, और पार्ट ऑफ मैच्योरेशन फेज एम्ब्रियो में पूरा हुआ। और उसके बाद आफ्टर बर्थ मैच्योरेशन स्टेज में जितनी रहती हैं उस साइड सब रहती हैं। प्यूबर्टी के बाद फिर से प्रोसेस शुरू होगा, और प्यूबर्टी आते आते ये भी धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाती है। केवल 60 to 80 फॉलिकल्स रहती हैं प्राइमोडियल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखिए ये आपका है, ये आपके जर्म सेल थी, ये डिवाइड हुई, ये आपका मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया सब। इसमें से एक सेल का एग्जाम्पल लिया गया है, ये हमारी ग्रोथ फेज में आ गई। यहाँ ये जर्म सेल, ये मल्टीप्लिकेशन फेज, बहुत सारी ओगोनियल सेल बन गई। उसके बाद ये ग्रोथ फेज में आ गई। ग्रोथ फेज में क्या होता है, हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था। ग्रोथ फेज में जो प्राइमरी
जो उगोनियन सेल है वो ग्रोथ हो जाती है, उनका ग्रोथ होती है, न्यूक्लियस की साइज बड़ी होगी, डीएनए डुप्लीकेशन हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सेल की साइज इंक्रीज होगा, ये मेटाबॉलिक एक्टिव हो जाएंगी, तो इसको कहेंगे ग्रोथ फेज। ये ग्रोथ फेज आएगा, इसको हम प्राइमरी ऊसाइट भी कहेंगे, इसका नाम चेंज हो गया, प्राइमरी ऊसाइट हो गई। अब यहाँ पे डिवीजन होगा, मियोटिक फर्स्ट डिवीजन हुआ, देखिए एक सेल बन गई, ये पोलर बॉडी हो गई, दूसरी एक्टिव हुई। अब फिर इसमें डिवीजन हुआ, एक एक्टिव हुई, दूसरी पोलर बॉडी हो गई। इसलिए ओवोजेनेसिस में केवल एक सेल बनती है जो ऊटिड होगी या ओवम बनाएगी, लेकिन स्पर्मेटिक में 4 के 4 स्पर्मेटिस होते हैं। इसमें अनइक्वल डिवीजन आपका साइटोप्लाज्म होता है, जिसके नाते एक सेल बनती है, दूसरी पोलर बॉडी कहते हैं, वो डिजेनरेट होती है। यही फिगर में भी दिखाया गया। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है, माइटोसिस के थ्रू ये सब डिवीजन होगा, ग्रोथ फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज तक माइटोटिक डिवीजन है। ये देखिए ओवोगोनिया है, डिप्लॉय स्टेज थी, क्रोमोसोम 46 थे, माइटोसिस हुआ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो गई, प्राइमरी ऊसाइट हो गई, ग्रो इन साइज, देखिए ग्रो इन साइज हो गई, प्राइमरी ऊसाइट हुई, प्राइमरी ऊसाइट में भी सेकेंड डिप्लॉयड है। अब देखो यहां मियासिस शुरू हुआ, मियासिस हुआ, वो सेकेंडरी, फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई। अब ये मियासिस होगा, सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी, लेकिन ये सब आफ्टर बर्थ होगा, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा। ये तो एक पूरा प्रोसेस दिखा दिया गया आपको। और नेक्स्ट देखेंगे आप, ये आपका क्या है, ओवम का स्ट्रक्चर है। एक फुल मैच्योर ओवम क्या होता है, एक्सटर्ना रेडिएटा, जोना पेलिसुडा अंदर वाली लेयर है, पहले हम लोगों ने बताया था, बीच में ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। ये किसका स्ट्रक्चर है, एक एग का। जब रैप्चर होके निकले, जब आपका रैप्चर होके निकलेगी ग्रेफियन फॉलिकल्स, तो इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। सबसे आउटर लेयर क्या कहेंगे, कोरोना रेडिएटा। उसके बाद देखो कोरोना रेडिएटा, ये देखें लिखा है ना कोरोना रेडिएटा, सबसे ऊपर वाला पीला वाला पोर्शन कोरोना रेडिएटा आउटर है, हार्ड होता है। इसके नीचे जोना पेलिसुडा, ये दूसरी लेयर होती है। फिर इसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यह देखिए। फिर इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, फिर बीच में साइटोप्लाज्म होता है। ये देखिए आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी ये होता है, पड़ी हुई है। मियाटिक फर्स्ट डिवीजन हुआ, सेकेंड डिवीजन में अभी अरेस्ट है, ये फर्स्ट डिवीजन का पोलर बॉडी है। ये होता है आपका ओवम का स्ट्रक्चर। जब आपका स्पर्म आएगा, ये रिलीज होकर के ओवुलेशन होगा, रिलीज होकर के जाएगी कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में, इनफंडिबुलम से कैच होकर के जाएगी एम्पुला में, वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो आपका स्पर्म जब आएगा, सबसे पहले इसका सामना कैसे पड़ेगा, कोरोना रेडिएटा से। ये कोरोना रेडिएटा देख रहे हैं, हार्ड होती है, ये लेयर हार्ड होती है, सिक्योरिटी का काम करती है, सुरक्षा कर रही है, डिफेंस का काम कर रही है। और उसके बाद उसके अंदर वाली लेयर क्या है, जोना पेलिसुडा है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होती है। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसीलिए इस स्पर्म जब आएगा तो इसको एक्रोसोम, स्पर्म के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, उसका एक्रोसोम लाइसोसोम की भांति काम करता है। उसमें 2 तरह के एंजाइम होते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको पूछा जाता है। अक्सर लोग एक्रोसिन एक ही एंजाइम पढ़ते हैं, उसका एक्रोसोम में एक्रोसिन होती है, लेकिन एक और एंजाइम होता है, उसको कहते हैं हाइलेरोनिडेज। क्या कहेंगे उसको, हाइलेरो, HY स्पेलिंग थोड़ा देखिए, HYLAURONIDAS, हाइलेरोनिडेज। और दूसरा होता है एक्रोसिन। ये एंजाइम, पहला वाला एंजाइम जो होता है इस लेयर को तोड़ता है, और सेकेंड वाला जो है पेलिसुडा को तोड़ता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोरोना रेडिएटा को कौन सा एंजाइम स्पर्म है जो तोड़ता है, क्योंकि ये एक्रोसिन इसको नहीं तोड़ पाएगा, इसको यही तोड़ पाएगा हेलोनिडेस, और दूसरे लेयर को एक्रोसिन तोड़ेगा। फिर जाकर के प्लाज्मा के अंदर से इसका न्यूक्लिक मटेरियल जैसे साइटोप्लाज्म में जाएगा स्पर्म का, फिर जाकर के यहाँ डिवीजन सेकेंड पूरा होगा, फिर ये फ्यूज होगा, फिर जो है जायगोट बनेगा। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर इसका। देखिए ये 9 मोटाइल है,
एक होता है, साइज इसकी 0.2 mm होती है। ओवम है 3 मेम्ब्रेन्स, 3 मेम्ब्रेन का चर्चा हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको ओलेमा भी कहते हैं। जोना पेलिसोडा और कोरोना रेडिएटा की चर्चा हम लोगों ने कर दिया। इसका स्ट्रक्चर में कैसे स्पर्म इस पे एंट्री करेगा, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर दिया। इस तरह से एक बार जरा हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस में अंतर क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, अकर्स इन टेस्टिस, ये कहाँ होती है, ओवरी में। दूसरा क्या है, लिमिटेड ग्रोथ फेज होती है, इसमें एलॉबरेटेड ग्रोथ फेज होती है, क्योंकि बहुत सारी सेल बनती है ना, 7 से 8 मिलियंस बन जाती हैं। तीसरा अंतर क्या है, ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स गिव 4 स्पर्म्स, लेकिन ईच प्राइमरी oocytes गिव्स ओनली 1 ओवम। एक न्यूक्लियर बॉडी हो जाती है, पोलर बॉडी हो जाती है। यहाँ कोई पोलर बॉडी नहीं होती है, यहाँ पोलर बॉडी फॉर्म होती है। और तीसरा अंतर क्या है, ये बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड एक्सटेंड एट सेनिटी। सेनिटी मतलब ओल्ड एज, प्यूबर्टी में शुरू होगा, ओल्ड एज में खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ये एम्ब्रियनिक स्टेज में शुरू होगी, बट सस्पेंड अप टू द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक ये सस्पेंड रहेगी, प्यूबर्टी के बाद फिर शुरू होगी, और ये जो है वो 50 एज तक चलेगी। ये दोनों में अंतर है। आई होप कि आप oogenesis थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, आप समझ गए होंगे। एम्ब्रियनिक स्टेज में क्या होता है, आफ्टर एम्ब्रियनिक बर्थ स्टेज में क्या होता है, और बर्थ के बाद प्यूबर्टी में क्या होता है, और फिलिपियन ट्यूब में क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है स्पर्मेटोजेनेसिस की तुलना में। एक बार दो बार आप इसको रिवाइज करके, इसको जूम करके देखेंगे, पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।